था कि इस बार लानीना के कारण ठंड काफी ज्यादा पड़ने वाली है। लानीना होता है वो आपने देखा 2021, 2022 और 2023 3 साल लगातार ट्रिपल डिप लानीना देखा गया। देखिए ये बात भी गलत है क्योंकि क्या होता है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्यादा आते हैं हाँ। तो हवा जो उत्तरी हवा चलती है, बर्फीली हवा, वो हाँ। अवरुद्ध हो जाती है। समुद्री सतह के तापमान गिरने लगते हैं, यानी एवरेज जो टेम्परेचर है उससे 0.5 डिग्री या उससे नीचे चले जाते हैं तो लानीना बन जाता है। इस बार की जो ठंड है वो पिछले 110 सालों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। क्या इस बार पड़ने वाली ठंड पिछले 110 सालों का रिकॉर्ड तोड़ देगी? क्या इस बार शीतलहर पूरे उत्तर भारत को कपा देगी? क्या होता है ला नीना जो इस बार आपको कंबल और रजाई में लंबे समय तक दुबकने को मजबूर कर सकता है? क्या इस बार सर्दी का मौसम क्लाइमेट चेंज के सबसे भयानक रूप को दिखाएगा? दिल्ली एनसीआर को बीमार करने वाले प्रदूषण से कब मिलेगी निजात? ये समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं स्काई मेट वेदर एजेंसी से जुड़े मौसम वैज्ञानिक महेश पालावत जी। बहुत स्वागत आपका महेश जी। धन्यवाद जी। सबसे पहले जो खबर बहुत ज़्यादा चर्चा में है, सुर्खियों में है कि इस बार की जो ठंड है वो पिछले 110 सालों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। इस खबर का आधार क्या है? कहां से ये चर्चा आई सामने? क्या ऐसा है? देखिए ये अभी सोशल मीडिया का युग है, तो आपको पता है कि अगर किसी ने एक छोड़ दिया कुछ ऐसा शगुफा कि भाई ला नीना बनेगा और कड़ाके की सर्दी आएगी। हालांकि मौसम विभाग ने भी पहले यही बताया था कि इस बार ला नीना के कारण ठंड काफी ज्यादा पड़ने वाली है, लेकिन 2 दिन पहले ही उन्होंने अपना ये जो वक्तव्य है उसको बदल दिया और कहा है कि मतलब नॉर्मल ठंड पड़ेगी और यही होगा। मेरे विचार से यही होने वाला है कि जो ला नीना होता है वो आपने देखा 2021, 2022 और 2023 3 साल लगातार ट्रिपल डिप ला नीना देखा गया। और उस समय आपको याद है कि उस समय बहुत ज्यादा ऐसी कड़ाके की रिकॉर्ड तोड़ सर्दी तो नहीं पड़ी थी। और अब हम देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के कारण धीरे धीरे जो सर्दी का मौसम है वो सिकुड़ता जा रहा है। और जो उसके बाद हम बसंत ऋतु पे जाते हैं तो बसंत ऋतु ऑलमोस्ट गायब हो गई है और सीधा हम गर्मी में चले जाते हैं। तो ये 1950 के बाद ट्रिपल डिप लानीना लगातार 3 साल जो लानीना होता है 21, 22, 23 जैसा 3 बार आ चुका है। अब जो लानीना आ रहा है ये जो उसके बारे में बात करेंगे लानीना होता क्या, लेकिन ये है कि अभी ये काफी ज्यादा कमजोर लानीना रहेगा नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक। और उसके बाद फिर से न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगी। तो ये डराने वाली बात नहीं है, मतलब डरने वाली बात नहीं है कि इतना बहुत ज्यादा भयानक सर्दी पड़ेगी। हालांकि कभी कभी ये होता है कि जब ये ला नीना होता है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जिससे कि स्नोफॉल काफी ज्यादा होता है कभी कभी उत्तर भारत ठीक है। के रूप में ठीक, इससे टेम्परेचर को पहले गिरा देता है। जी सर आप इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में समझाएं। उससे पहले ये भी बताइए कि ला नीना है क्या आखिर, और अल नीनो को लेकर भी बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। देखिए इसको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि टेक्निकल टर्म्स थोड़ा सा मुश्किल होती है समझना। इसमें क्या है कि जो ये भूमध्य रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर, वहां पर जब समुद्री सतह के तापमान गिरने लगते हैं, यानी एवरेज जो टेम्परेचर है उससे 0.5 डिग्री या उससे नीचे चले जाते हैं तो ला नीना बन जाता है। और जो ट्रेड विंड होती है, जो हमने पढ़ा होगा कि जो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में चलती है, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो जो पूर्वी प्रशांत महासागर का जो समुद्री सतह का गर्म पानी है वो उसको बहा करके पश्चिमी प्रशांत महासागर की तरफ और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ले आती है। तो लानीना के समय क्या होता है कि हमारे साइड में वेस्टर्न पैसिफिक और जो बंगाल की खाड़ी के आसपास समुद्री सतह के तापमान बढ़ जाते हैं, उससे बारिश ज्यादा होती है मानसून के समय। और ये जो मानसून काफी अच्छा होता है। अल नीनो इसका उल्टा होता है। वहां पर यानी पेरू और साउथ अमेरिका के पास समुद्री सतह के तापमान बढ़ जाते हैं, ट्रेड विंड कमजोर हो जाती है, इस साइड में टेम्परेचर गिर जाते हैं, जिससे कि बारिश कमजोर हो जाती है। ये तो ला नीना और अल नीनो हुए। लेकिन इसका डायरेक्ट कोरिलेशन अभी तक स्टेब्लिश नहीं हो पाया है सर्दी से। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से है,
कि जब ये ज्यादा होता है, जब ये लानिना होता है, तो जो पश्चिमी विक्षोभ है जो बर्फबारी देते हैं, जो आपने देखा होगा दिसंबर जनवरी फरवरी में स्नोफॉल होता है, वो कभी कभी ज्यादा हो जाता है। और उसके कारण जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में कभी कभी सर्दियों की बारिश ज्यादा होती है। इसके कारण जो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो कोहरा बढ़ जाता है, तो उससे दिन के टेम्परेचर गिर जाते हैं, इसीलिए सर्दी का एहसास ज्यादा होता है। जी ठीक है। और इस बार अक्टूबर के दौरान पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी भी देखने को मिली, बहुत कम ऐसा होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस माना जाए इसको? देखिए, जो पहला स्नोफॉल हुआ था 2 अक्टूबर को हुआ था, वो हल्का हुआ था। उसके बाद एक अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया, और उसी समय जो लो प्रेशर एरिया यानी डिप्रेशन बना था बंगाल की खाड़ी से, वो कमजोर होते हुए दिल्ली और हरियाणा के पास एज साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहुंचा। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों समुद्रों से नमी वाली हवाएं आई, ऊपर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, तो मॉइस्चर फील्ड काफी ज्यादा मिला। उससे 6 अक्टूबर को पूरे हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश हुई, और 85% जो ऊंचे पहाड़ थे वो बर्फ से ढक गए। तो ये एक तरह अपवाद कह सकते हैं, एक्सेप्शन कह सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहले आ जाते हैं और अच्छे होते हैं, लेकिन उसके बाद से कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया। 4 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया, 6 अक्टूबर के बाद 4 नवंबर को, ऑलमोस्ट 28-29 डेज के बाद। तो यहाँ पर उत्तराखंड में बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन हिमाचल और जम्मू कश्मीर में फिर से स्नोफॉल हुआ है। और उसी का असर आप देख रहे होंगे कि 2 दिन से जो टेम्परेचर गिर रहे हैं, उत्तरी हवाएं चल रही हैं। दिल्ली का जो तापमान 18.4 डिग्री था, कल गिर करके 12.7 आ गया, आज भी 12.7 है। यानी आज टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे, सिंगल डिजिट में भी। इसको लेकर भी इस तरह की बातें हैं कि इस बार ठंड का आगाज जल्दी तो होगा ही, और बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। फरवरी तक ये ठंड जाने वाली है, और बहुत हाड़ कपाऊ ठंड पड़ने वाली है। देखिए, ये बात भी गलत है, क्योंकि क्या होता है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्यादा आते हैं, हाँ। तो हवा, जो उत्तरी हवा चलती है, बर्फीली हवा, वो हाँ। अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है, घड़ी के उल्टी दिशा में हवा घूमती है, तो मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाते हैं और बादल आ जाते हैं। बादल आने से क्या होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। तो इस बार जो नॉर्मल ठंड रहने की उम्मीद है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी क्या होता है कि एक पश्चिमी विक्षोभ के बाद दूसरे पश्चिमी विक्षोभ में 7 या 8 दिन का गैप आ जाता है। अगर ये गैप आता है, तो लगातार जो बर्फीली हवाएं हैं वो पूरे उत्तर भारत और कभी कभी महाराष्ट्र और तेलंगाना तक स्वीप कर जाती है, वहां तक चली जाती है, जिससे कि तापमान गिर जाते हैं। तो बीच बीच में कोल्ड वेव आएगी, और फिर कम ज्यादा होते रहेंगे टेम्परेचर, लेकिन जो बहुत सीवियर कोल्ड वेव है उसकी संभावना नहीं दिखाई दे रही। हालांकि कुछ इलाके रहेंगे, एक्सेप्शन होता है कि जहां पर 5-7 डिग्री सामान्य से नीचे टेम्परेचर गिर जाए, जैसे चुरू है, नारनौल है, हिसार है, यहाँ पर सब 0 टेम्परेचर भी आ जाते हैं, तो ये देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्या होता है कि 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक जो पीक पीरियड होता है वही रहेगा, और जैसे ही आप जनवरी के एंड में जाएंगे तो ठंड कम होने जाएगी, और ये इस बार भी सामान्य ठंड पड़ने की ही उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। आपने हमें जानकारी दी कि किस तरह अभी बर्फीली हवाएं, बर्फबारी हुई, उसके बाद बर्फीली हवाओं का जो रुख है उत्तर भारत के राज्यों में हुआ, देखने को मिला। दिल्ली जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषण की मार झेल रहा है। यहाँ के लोग इस इंतज़ार में हैं कि हवाएं चलें, हवाओं का रुख बदले, जिससे प्रदूषण की निजात मिल सके। बढ़ते प्रदूषण की वजह क्या है, ये भी समझना चाहूँगा, और कैसे निजात मिल सकती, इस पर भी कुछ बताएं। देखिए, अभी जो प्रदूषण था, आपने देखा कि जो 20 तारीख को दीपावली का त्योहार था, उस समय जो क्रैकर वगैरह का थोड़ा धुआं आया था, तो उससे 2-3 दिन तक प्रदूषण काफी ज्यादा हो गया था। और ये भी था कि उस समय हवा जो काफी ज्यादा कमजोर थी, यानी कि रात के समय हवा ऑलमोस्ट बंद हो जाती थी, और दिन में 4 या 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चलती थी, और बीच बीच में हल्के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे थे, कभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा था। तो उससे क्या हो रहा था कि हवाओं की जो डायरेक्शन है वो एक लगातार एक दिशा से नहीं चल रही थी। अगर एक दिशा से लगातार हवा चलती है, तेज चलती है, तो वो प्रदूषण को बहा ले जाती है, यानी कि डिस्पर्समेंट हो जाता है। तो ये कारण था, इसलिए प्रदूषण बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, 1000 के आसपास पहुंच गया था, 900 के आसपास भी पहुंचा था। लेकिन अब जो 2 दिन से हम देख रहे हैं कि ये जो पहाड़ों से हवा आ रही है उत्तर पश्चिम से, ये 8 नॉट के आसपास आज भी चल रही है। 8 नॉट का मतलब है कि 13 से 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। और अब क्योंकि अगला कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, यानी कोई रुकावट नहीं आएगी, तो ये उत्तर पश्चिम दिशा से लगातार हवा अग्रे चलेगी और धीरे धीरे इसकी बढ़ेगी।
तो ये जब हवा की स्पीड बढ़ जाती है तो प्रदूषण अपने आप कम होने लग जाता है। केवल जो वेदर पैरामीटर्स हैं वही प्रदूषण का कारण होते हैं। सर्दियों में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि गर्मियों में होता है पॉल्यूशन, लेकिन इतना नहीं होता। सर्दियों में नवंबर से आते आते ये बढ़ जाता है। उसका कारण ये है कि टेम्परेचर गिरने लग जाते हैं। जब टेम्परेचर गिरते हैं तो हवा भारी होती है, ठंडी होकर के जमीन के आसपास बैठ जाती है, और सुबह के समय थोड़ा सा मॉइस्चर होता है। और हवा जब कमजोर होती है तो वो हेज बन जाती है, यानी कि जो हेज या मिस्ट, इसको धुंध कहते हैं, कुहासा कहते हैं। उसमें जो वाष्प के कारण वाटर वेपर होती है, वो एज ए कंडेंसेशन न्यूक्लियाई एक्ट करते हैं। धूल मिट्टी और धुएं और जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसके ऊपर चिपक जाते हैं, और क्योंकि हवा तेज नहीं चलती तो वह स्मोक की लेयर बन जाती है जो जमीन के आसपास रहती है। इससे पॉल्यूशन बढ़ जाता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ते हैं दिन में तो हवा गर्म होकर उपड़ती है, तो दोपहर के समय पॉल्यूशन थोड़ा कम हो जाता है। और अगर तेज हवा चलती है एक ही डायरेक्शन से, जो अब चल रही है, तो उससे पॉल्यूशन और कम हो जाता है। तो अगले 2 दिनों में हम देखेंगे कि प्रदूषण से काफी हद तक राहत मिलेगी। ये जो हालांकि बहुत ये ज्यादा जो नहीं, लेकिन पुअर कैटेगरी ये में, जो मॉडरेट पलावत कैटेगरी साहब में आ सकता है। अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा हम लोग बाहर धुंध देख रहे हैं, ये स्मॉग है, जी फॉग है, या व्यापक तौर पर जिसे प्रदूषण का रूप भी कहा जा रहा है? क्या ये सिर्फ स्मॉग ही है या देखिए, प्रदूषण है? ये जो फॉग और यानी कि धुंध के साथ साथ अगर प्रदूषण मिल जाता है तो उसको स्मॉग कहते हैं। तो हम्म। ये स्मॉग है। केवल प्रदूषण नहीं है, क्योंकि केवल प्रदूषण होता है तो वो स्मोक हेज कहते हैं उसको, क्योंकि इस समय ह्यूमिडिटी सुबह के समय बढ़ जाती है, दोपहर में हम्म। कम हो जाती है। तो ये जो मतलब मिक्स है, यानी धुंध, कुहासा और पॉल्यूशन जब मिल जाता हम्म। है तो इस तरह की हेजीनेस और विजिबिलिटी कम हो जाती है। हम्म। और पॉल्यूशन बढ़ने से, PM10 और PM2.5 बढ़ने से ये सांस लेने में दिक्कत होती है, और जो फेफड़ों को नुकसान होता है, जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो ये इसी तरह का माहौल बना हुआ है। और ये 2-3 दिन में इसमें कुछ राहत मिलेगी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि आपको मालूम है कि मॉडरेट से नीचे कभी आता ही नहीं है दिल्ली में प्रदूषण, लोकल प्रदूषण आता रहता बिल्कुल। है। तो यही है कि कुछ राहत जरूर मिलेगी। अच्छा, कुछ जी अपुष्ट दावे इस तरह के भी हैं कि अगर सही से जांच की जाए सघन तो इस वक्त AQI जो है वो 1000 के पार भी है दिल्ली का, ऐसे दावे भी हैं? देखिए, ये कुछ लोग दिखा रहे हैं कि उनका जो सेंसर है वो इतना दिखा रहा है, 1100 दिखा रहा है, कोई उतना दिखा रहा है। तो हम्म। इसको पूरी तरह से सत्यापित नहीं किया जा सकता। क्या है कि जो सेंसर कैलिब्रेटेड नहीं है, हम्म। जो हाथ से पकड़ने वाले या हैंड हेल्ड जो सेंसर्स हैं, हो सकता है कि वो उसमें यूनिट कोई दूसरी हो, ये भी हो सकता है, या वो कैलिब्रेटेड नहीं हो, सत्यापित नहीं हो, ये भी हो सकता है। तो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास तो पहले हमने सेंसर लगाए थे स्काईमेट ने काफी ज्यादा, अब हमने हटा दिए हैं। अब ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, बारिश और उसके सेंसर ज्यादा है हमारे पास। तो ये एजेंसी ही बता सकती है जिसके पास ये सेंसर है। जैसे सफर है जो एजेंसी है, और जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनके पास इसका डेटा होगा, वो ही इसके बारे में पूरी तरह से बता पाए। ठीक है। और जी लोग इस तरह की बातें भी होती हैं, वैसे तो जो रिकॉर्ड AQI है वो 300 के आसपास है आज का। लोग कह रहे हैं कि इस वक्त बाहर निकलना 10 सिगरेट पीने के बराबर है। क्या इतना खतरनाक हो चुका है दिल्ली का पॉल्यूशन? जी हाँ। कभी कभी तो ये होता है कि जब आप देखते हैं कि अभी इस साल थोड़ा सा कम है देखा जाए तो पिछले सालों की तुलना में, क्योंकि दीपावली पहले आ गई। अगर ये नवंबर में आती तो उसका भी थोड़ा फर्क पड़ता है, और टेम्परेचर हम्म। अभी इतने ज्यादा गिरे नहीं है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। तो कभी कभी क्या होता है कि 30 से 40 सिगरेट का धुआं आदमी एक दिन में अपने फेफड़ों में ले लेता है। अगर 10 हम्म। सिगरेट है तो वो भी बहुत ज्यादा नुकसान है। और ये सही है कि कम से कम 10 सिगरेट का धुआं जो आदमी नॉन स्मोकर है उसको भी लेना पड़ रहा है। और जो स्मोकिंग करते हैं उनकी तो आप हाल समझ सकते हैं कि उनका क्या हाल होता होगा। ठीक जी है। आप दिवाली के दौरान पॉल्यूशन बढ़ जाने को कोट कर रहे हैं। क्या सिर्फ दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ने की मुख्य वजह सिर्फ पटाखे ही हैं, या फिर पराली जैसे जलने की घटनाओं के अलावा और भी कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो दिल्ली का NCR क्षेत्र का पॉल्यूशन बढ़ा देती हैं? देखिए, जो पटाखे का धुआं होता है वो 2 या 3 दिन रहता है, उससे ज्यादा हम्म। नहीं रहता। मतलब वो हाँ। कुछ समय के लिए पॉल्यूशन बढ़ा देता है। लेकिन हम्म। वो भी डिपेंड करता है, अगर दीपावली के समय तेज हवा चल रही है तो वो मुश्किल से 24 घंटे तक ही रहेगा, उसके बाद वो हट जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। हम्म। और ये डायरेक्शन, हवा के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है हम्म। कि हवा किधर से आ रही है। अब हम्म। ये पहले क्या था कि वेस्टर्ली विंड चल रही थी तो पराली का धुआं बिल्कुल नहीं आ रहा था, और पराली हम्म। जलना भी शुरू नहीं हुई थी। हम्म। अभी जो बीच में पंजाब हरियाणा में बारिश हुई है उसमें भी काफी जो फार्म फायर है वो
एक्सटिंग्विश हो गई थी, कम हो गई थी। अब जो हवा चल रही है वो उत्तर पश्चिम से चल रही है, और हमारे उत्तर पश्चिम में पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है वो है, और वहीं पर पराली जलाई जाती है। धान की जो कटाई के बाद जो पराली जलती है वहीं से आता है। लेकिन इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो अपेक्षाकृत कम है। दिल्ली का जो लोकल पॉल्यूशन है वही सबसे ज्यादा है। क्या होता है ओके। कि जो ट्रैफिक है, धूल मिट्टी के कण है, कंस्ट्रक्शन साइट्स है, फैक्ट्रीज है, इनका जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली का सबसे ज्यादा लोकल पॉल्यूशन है। और जब ये हवा वहां से जब चल रही होती है उत्तर पश्चिम दिशा से, पराली के धुएं को लेके आ रही होती है, तो वो पॉल्यूशन कुछ तो बढ़ता है, 8-10% उसका कंट्रीब्यूशन हो जाता है। लेकिन क्योंकि इस समय हवा तेज चल रही है, मतलब 14-15 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही है, अगर वहां से पराली का धुआं आ भी रहा है तो साथ साथ डिस्पर्स भी हो रहा है। तो जो मेन कल्प्रिट है, एक तो वेदर है कि अगर वेदर में हवा कमजोर है तो पोल्यूशन बढ़ेगा, और दूसरा जो हमारा दिल्ली का जो खुद का पोल्यूशन है वही सबसे ज्यादा मतलब कंट्रीब्यूट करता है ये एक्यूआई को बढ़ाने में। ठीक है। जी। और मौसम के बदलते रुख को लेकर आप बहुत बारीकी से समझा रहे हैं, और आप मौसम वैज्ञानिक होने के नाते इस मौसम के मिजाज पर आप बारीकी से नज़र भी रखते हैं। अंतिम में आप दो पहलुओं को ज़रूर समझाएं। पहला, जो आपने प्रदूषण की बात की, दिल्ली को इस व्यापक प्रदूषण से कब तक निजात मिल पाएगी, और उत्तर भारत में जो चरम सीमा पर ठंड है उसका आगाज़ कब तक हो सकता है? देखिए, उत्तर भारत में जो ठंड पड़ेगी, जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने शुरू होंगे, अभी हमें नवंबर 15 तक तो कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही यूजुअली क्या होता है कि सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर में पश्चिमी विक्षोभ की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो थर्ड वीक ऑफ नवंबर से आप कह सकते हो कड़ाके की ठंड पड़ेगी। और जब पश्चिमी विक्षोभ के साथ उत्तर भारत में बारिश हो जाती है, जब बारिश हो जाती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है। नमी अभी क्योंकि नहीं है नमी, इसीलिए कोहरा नहीं छा रहा। कोहरा छाने के लिए नमी जरूरी है, और जैसे ही बारिश होगी, नमी बढ़ जाएगी, तो दिन में जब कोहरा छाएगा और लगातार छाया रहेगा, धूप नहीं निकलेगी, तो मिनिमम टेम्परेचर अगर 10 डिग्री भी है और मैक्सिमम टेम्परेचर 15 या 16 डिग्री है, तो आपको बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड का एहसास होगा। लेकिन अगर मिनिमम टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री चला जाता है, लेकिन दिन में धूप निकलती है और मैक्सिमम टेम्परेचर 22-23 चला जाता है, तो आपको सर्दी का एहसास नहीं होगा। तो ये है एक तो कि मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में डिपेंड करता है। और जो पॉल्यूशन की बात है, उससे निजात अभी तो यह है कि ये मतलब जैसे ही हवा तेज चलेगी तो निजात मिलेगी, उसके बाद हवा कमजोर हो जाएगी तो फिर बढ़ जाएगा। तो ये तो हमें झेलना ही पड़ेगा। इसके लिए सॉल्यूशन यही है कि आप ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएं, और जितने भी पेड़ पौधे हैं पर्यावरण का ख्याल रखें। जितने भी पेवमेंट्स हैं जहाँ कच्ची जगह है उस पर या तो घास उगा दें या उसको टाइल लगा दें, जिससे कि धूल मिट्टी ना उड़े। जो भी कंस्ट्रक्शन की साइट्स हैं उसको कवर करके रखा जाए, जिससे कि धूल मिट्टी बाहर ना जाए। और जो अपना मतलब सोलर एनर्जी की तरफ जाए। मतलब कहने का मतलब है कि पर्यावरण के साथ जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं उसको जब तक हम रिवर्स नहीं करेंगे, ग्रीन कवर जो डिप्लीट हो रहा है उसको फिर से नहीं लाएंगे, तब तक ये क्लाइमेट चेंज का जो है वो इम्पैक्ट नहीं बदलेगा और ये पॉल्यूशन से हमें निजात नहीं मिल पाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया पलावत साहब। आपने दिल्ली के प्रदूषण से किस तरह निजात मिलेगी और बदलते मौसम का रुख उत्तर भारत की ठंड पर कितना व्यापक असर डालेगा, इन दोनों पहलुओं पर बहुत बारीकी से समझाया। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। एफएम न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी हैं।